मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक अनाउंसमेंट का भी वीडियो है। वो अनाउंसमेंट का वीडियो भी आप अपने वीडियो वाले फोल्डर में खोज के उसको भी आप एक बार चेक कर लेंगे, उसको भी आप एक बार देख लेंगे। और जो अनाउंसमेंट उसमें किया गया है वो अनाउंसमेंट को ध्यान रखते हुए फिर आगे अपना काम करेंगे। चलिए, आज के लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसका कुछ न्यूमेरिकल हम लोग को अभी और करना है। आज का क्लास पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है और इसके अगला क्लास जो होगा, इसके बाद वाला क्लास, उसमें भी पूरा न्यूमेरिकल है। तो हम लोग वैन डर वाल्स फैक्टर कैसे निकालते हैं उसका हम लोग फॉर्मूला देखे थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग उसको कैलकुलेट करके देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस में वो आता है, कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे वैन डर वाल्स फैक्टर निकालना है, कहाँ नहीं निकालना है। ये सब चीजों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन लिखेंगे, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नंबर 33 के रूप में मिलेगा। $19.5 ग्राम of CH2FCOOH is dissolved in 500 gram of water. $19.5 gram of CH2FCOOH is dissolved in 500 gram of water. The depression in freezing point of water is observed 1 degree Celsius. Calculate Van 't Hoff factor and dissociation constant of fluoroacetic acid. KF का वैल्यू गिवन है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। देखिए, पहले तो आपको इस क्वेश्चन को हम समझा दें। क्वेश्चन में है कि इतना ग्राम ये एसिड को डिसॉल्व किया गया 500 ग्राम वाटर में। मतलब जो सॉल्वेंट लिया गया है वो वाटर है, जो सॉल्वेंट लिया गया है वो सॉल्वेंट वाटर है, और ये वाटर कितना है तो 500 ग्राम। इस सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट डाला गया है वो है CH2FCOOH। ये सॉल्यूट डाला गया है और इसका मास है 19.5 ग्राम। 19.5 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF से लिखते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड 1 डिग्री सेल्सियस। ये 1 डिग्री सेल्सियस है। ये चूंकि दो टेम्परेचर के डिफरेंस को कहते हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को कहते हैं। तो दो टेम्परेचर का डिफरेंस अगर 1 डिग्री सेल्सियस है तो ये 1 केल्विन भी लिखा जा सकता है। पहले भी बात हो चुका है इस पे। फिर है कैलकुलेट वैन डर वाल्स फैक्टर।
वैन हॉफ फैक्टर पूछा जा रहा है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये पूछा जा रहा है। केएफ का वैल्यू दिया हुआ है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब देखिए, पहले तो क्वेश्चन में अगर आई पूछा ही है, इसका मतलब है, देखिए इसको मेथड 1 में लिख रहे हैं, बहुत सारे मेथड से सिखाएंगे। सबसे पहले तो जब आई पूछा ही है तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लिखेंगे आई लगा के। हम लोग जानते हैं डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू आई इंटू केएफ इंटू मोलालिटी। डेल्टा टीएफ का वैल्यू है 1, तो लिख दिए 1। आई तो पूछ रहा है, केएफ है 1.86, एम का मतलब यहां मोलालिटी है। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास है 19.5 बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो सॉल्यूट है इसका फॉर्मूला मास निकालेंगे। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, 1 फ्लोरीन है और 2 ऑक्सीजन है। तो 2 कार्बन के लिए हो गया 24, 3 हाइड्रोजन के लिए 3, फ्लोरीन के लिए 19 और 2 ऑक्सीजन के लिए हो गया 32। इन सब को जोड़ देंगे 78 आ जाएगा। तो नीचे लिख देंगे 78 मास ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है 500। अब देखिए कि सब कुछ पता है आपको आई छोड़ के, यहां से आई कैलकुलेट करेंगे, आएगा 1.075। ये तो एक तरीका हो गया आई निकालने का। अब आई निकालने का आप देखे थे कि 3 फॉर्मूला आपको दिया गया था। एक था नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास, एक था ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक था नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो वो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, अब हम आपको उन फॉर्मूला के मदद से आई निकालना सिखाने जा रहे हैं। अभी एक तरीका केवल नॉर्मल बताए हैं, डेल्टा टीएफ बराबर आई इंटू केएफ इंटू एम। ये फॉर्मूला क्यों लगाए, क्योंकि डेल्टा टीएफ क्वेश्चन में दिया हुआ था, केएफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोलालिटी का सारा डेटा दिया हुआ है, मास फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्वेंट सब चीज जान रहे हैं, और आई पूछ रहा है तो फॉर्मूला में आई लगेगा ही। तो उसके बाद आई आपको यहां से निकाल के दिखा दिया। अब आपको दूसरे तरीके से हम आई निकाल के दिखाने जा रहे हैं। आप कॉपी पर नोट करते चलेंगे, लगे कि हाँ वीडियो थोड़ा स्पीड है तो आप वीडियो को रोक के उसके बाद वर्कआउट कर दीजिए कॉपी पे, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए। देखिए मेथड 2, आई के फॉर्मूले को बोले थे कि हम और समझाएंगे क्वेश्चन के मदद से, तो वही समझाने जा रहे हैं। जैसे सॉल्यूट आप ऐड किए CH2FC, इसमें 2 कार्बन का मास लिए 24, इसमें 3 हाइड्रोजन का मास लिए 3, 1 फ्लोरीन का मास लिए 19, 2 ऑक्सीजन का मास लिए 32 और इन सब को जोड़ दिए तो आ गया 78। तो कोई भी फॉर्मूला अगर आपको पता है, जैसे सॉल्यूट का फॉर्मूला आपको यहां पता है, और आप इस फॉर्मूले के मदद से आप इस फॉर्मूले का मास अगर आप निकाल रहे हो, तो इस मास को बोलते हैं नॉर्मल मोलर मास। ये हुआ नॉर्मल मोलर मास, इसी को बोलते हैं नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास कहने का मतलब कि जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो मास नॉर्मली निकला उसको बोलेंगे नॉर्मल मोलर मास। अब डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है केएफ इंटू एम।
डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। कोई पूछे कि यहां तो I भी निकालना था तो I क्यों नहीं लगाए, तो बोले कि ठीक है I निकालना था, लेकिन हम क्यों मानेंगे फॉर्मूला में I है ही। हम देखना चाहते हैं कि I अगर नहीं लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आता है, ताकि पता चले कि हाँ फॉर्मूला में I लगेगा कि नहीं लगेगा। तो पहले नॉर्मल डेल्टा TF का फॉर्मूला लिखें, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। डेल्टा TF का वैल्यू कितना है, तो 1। KF का वैल्यू कितना है, 1.86। ये है M का मतलब मोलालिटी, तो मोलालिटी के सारे वैल्यूज को यहां पुट करेंगे। तो मोलालिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो 19.5 बाई फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट के वैल्यू को पुट नहीं किया। कोई पूछा क्यों, फॉर्मूला मास तो आ रहा है 78, तो लिख दीजिए। तो हम बोले कि ठीक है फॉर्मूला मास का वैल्यू हम नहीं लिखते हैं, देखते हैं कि 78 आता है कि नहीं। इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब यहां से सब कुछ पता है, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट जब निकालेगा तो यहां से 78 नहीं आएगा, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट आएगा 72.54। इस फॉर्मूला मास को बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग तो 78 आना चाहिए, लेकिन 78 आया नहीं, आ गया 72.54, तो ये हो गया एबनॉर्मल मोलर मास। तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला में I लगेगा, क्योंकि इसका मास इतना हो नहीं सकता। अब अगर I निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला बताया है, नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास। इसको डिवाइड करेंगे तो जो इसके पहले आया था वैल्यू वही वैल्यू आ जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। पहले दो तरीके से आपको दिखा चुके हैं कि कैसे निकालते हैं I, अब तीसरा तरीका दिखाने जा रहे हैं, मेथड 3। आप अगर क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ें तो लिखा हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड 1 डिग्री सेल्सियस। लाइन फिर से सुनिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये डेल्टा TF जो है उसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू दिया हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। ये है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू हो गया 1 केल्विन। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। डेल्टा TF को हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है KF इंटू M। कोई पूछे कि I क्यों नहीं लगा है, तो हम देखना चाहते हैं कि फॉर्मूला में I लगेगा कि नहीं। अगर मान लीजिए कि 1 से अलग आया वैल्यू तो समझेंगे कि हाँ I लगेगा। तो डेल्टा TF कैलकुलेट करना है तो KF है 1.86, मोलालिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.93। अब आप देखिए डेल्टा TF ऑब्जर्व्ड का वैल्यू कुछ और है, डेल्टा TF कैलकुलेटेड का वैल्यू कुछ और है। इसका मतलब कि यहां पर I लगेगा, I लगेगा तो I का फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात फिर से सुनिए, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपको फॉर्मूला नंबर 2 बताए थे। इसको डिवाइड करिएगा तो वही चीज आएगा जो इसके पहले आया था 1.075।
तो इस मेथड से भी आप देखें कि आपका आई निकल गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में आप एक चीज और देखिएगा कि आपसे पूछ रहा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड क्या है। एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka कहते हैं। Ka का मतलब हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट, कुछ भी उसको पढ़ सकते हैं। तो आपको जो एसिड दिया हुआ है फ्लोरोएसिटिक एसिड, उसका आपको Ka का वैल्यू भी पूछ रहा है। अब देखिए Ka कैसे निकालते हैं। Ka का फॉर्मूला पढ़े हैं C अल्फा स्क्वायर। Ka का फॉर्मूला ये है C अल्फा स्क्वायर। इसमें जो C होता है इस फॉर्मूले में, वो मोलालिटी या मोलारिटी कुछ भी रख सकते हैं। बोले कि इस फॉर्मूले में जो C है, C को आप मोलालिटी, C को आप मोलारिटी कुछ भी कह सकते हैं। अब C अल्फा स्क्वायर अगर ये फॉर्मूला लगा दिए तो K निकल जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेशन ऑफ अल्फा लिखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, एक फॉर्मूला पढ़ाए हैं I इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा। पिछले क्लास में वेंट ऑफ फैक्टर वाले क्लास में आपको I इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा ये फॉर्मूला बताया गया। I का वैल्यू है 1.075 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा। यहां से अल्फा आएगा, 1 में से, इसमें से 1 को घटाएंगे, इतना में से 1 को घटाएंगे क्योंकि 1 इधर आएगा तो हो जाएगा 0.075। ये हो गया अल्फा। अब अल्फा पता है, अल्फा पता है, C पता करना है। कैलकुलेशन ऑफ C कहने का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि मोलारिटी या मोलारिटी। तो इस क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग मोलारिटी आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये कट जाएगा 2 बार में, ये 39 आएगा, 39 बाई 78, 1/2 मतलब 0.5। कंसंट्रेशन का वैल्यू होगा 0.5। उसके बाद क्या करेंगे कि अब K निकालेंगे। तो K इज इक्वल्स टू है C हो गया 0.5 इंटू अल्फा का स्क्वायर, अल्फा हो गया 0.075 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो फाइनल आंसर हम आपका लिख दे रहे हैं। फाइनल आंसर आएगा 2.81 इंटू 10 टू द पावर -3। ये हो गया K का वैल्यू। तो आपको इस क्वेश्चन में हम आपको ये दिखाए कि कैसे निकालते हैं I, कैसे निकालते हैं K। और भी क्वेश्चन अभी देंगे जिससे कि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब एक जो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं वो बहुत आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है। लिखेंगे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 41 है। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर of a solution prepared by determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 25 milligram of K2SO4 in a 2 liter of solution
at 25 डिग्री सेल्सियस, assuming that it is completely dissociated, assuming that it is completely dissociated। पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और समझा दे। देखिए क्वेश्चन में है कि डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर आपसे पूछ रहा है। कब पूछ रहा है? तो जब 2 लीटर सॉल्यूशन में ऐसे क्वेश्चन में यहां सॉल्यूशन की जगह पे वाटर लिखा हुआ है, हम सॉल्यूशन लिख दिए हैं। क्वेश्चन में यहां 2 लीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है, हम सॉल्यूशन लिखे हैं। ऐसे ही देखिए क्यों लिखे हैं। क्वेश्चन में 2 लीटर वाटर दिया हुआ है कि 2 लीटर वाटर है, इसमें मतलब वाटर हुआ तो ये सॉल्वेंट हुआ। सॉल्वेंट में 25 मिलीग्राम, मिलीग्राम का मतलब हुआ 10 टू द पावर -3 ग्राम। मिलीग्राम का मतलब हुआ 10 टू द पावर -3 ग्राम। तो इतना कम सॉल्यूट K2SO4, देखिए सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत कम है, इतना कम सॉल्यूट इतना ज्यादा सॉल्वेंट में डाल दिया गया। तो इसीलिए हम इसको मान के चले कि इसमें सॉल्यूट इतना डलाएगा तो इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा इसके वॉल्यूम में। तो इसीलिए यहाँ पे जो वाटर है इसको हम सॉल्यूशन लिख लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्वेंट और इसको सॉल्यूशन दोनों का वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो सॉल्यूट ऐड हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है, 0.025 ग्राम ऐड हो रहा है, 0.025 ग्राम। इसीलिए जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ। खैर फिर से सुनिए, क्वेश्चन में है कि डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है कब? तो जब इतना ग्राम K2SO4 को डिसॉल्व कर दिया गया 2 लीटर पानी में, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन। कभी भी अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो उसमें 273 ऐड कर देते हैं। इसके बाद है assuming that it is completely dissociated, मतलब आपको ये कह रहा है कि आपका ये जो सॉल्यूट है ये कंप्लीटली डिसोसिएट होने वाला सॉल्यूट है। यहाँ आपको आइडिया दे दिया कि आपको वैन हॉफ फैक्टर यूज करना है। तो करना क्या है कि K2SO4 लीजिए, इसको डिसोसिएट कर दीजिए। तो डिसोसिएट की जगह तो 2K और 1 SO4 ऐसे टूटेगा। K पर चार्ज होता है +1 और SO4 पे -2, तो 2 × +1 +2 और ये -2। तो K2SO4 कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, इसलिए यहाँ इरिवर्सिबल रिएक्शन वाला साइन है। I निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना पार्टिकल है? 2 और 1 3, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो I का वैल्यू हो गया 3। इस क्वेश्चन में I लगेगा, ये कहां से पता चल रहा है? तो यहां से पता चल रहा है। यहां पर देखिए लाइन लिखा हुआ है assuming that it is completely dissociated, मतलब आपको ये मान के चलना है कि जो आप सॉल्यूट डाल रहे हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है। तो कोई भी सॉल्यूट जब कंप्लीटली डिसोसिएट करे, इसका मतलब है कि वहां पर डिसोसिएशन नेचर है। डिसोसिएशन नेचर या एसोसिएशन नेचर किसी भी सॉल्यूट में देखने को मिलता है तो फॉर्मूला में I लगता है, तो I का वैल्यू भी निकालना। अब हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होगा I × C × R × T। यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि इस फॉर्मूले में जो C होता है वो होता है मोलारिटी। अब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, I का वैल्यू रख दिए। C का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में रखना है, तो 25 मिलीग्राम था उसको ग्राम में बदलेंगे, तो 25 × 10⁻³ ग्राम बाई फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है K2SO4, इसका अगर आप फॉर्मूला मास निकालेंगे तो इसमें 2K है, 1 S है, 4 O है,
2K का मतलब हो गया 2 × 39, सल्फर हो गया 32, 4 ऑक्सीजन हो गया 4 × 16। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 174 आएगा। तो ये हो गया 174। मोलारिटी का फॉर्मूला रख रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो इसको अगर आप ml में चेंज करिएगा तो 2000 लिख सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट लीटर में लिखिएगा 2 तो ऊपर में फिर आपको 1000 लिखने का जरूरत नहीं है। फॉर्मूला है मोलारिटी का, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप डायरेक्ट लीटर रख रहे हैं तो ऊपर में 1000 नहीं लिखना है। ये C हो गया। अब है R का बहुत सारा वैल्यू है 0.0821। हम एटमॉस्फेयर वाला वैल्यू रख रहे हैं और टेम्परेचर 298। अब देखिए कि सब कुछ पता है। अब यहां से जो भी वैल्यू आप निकालिएगा इसको गुना भाग करके वो आंसर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। एटमॉस्फेयर में क्यों आया? क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर वाला वैल्यू रखे। अगर आप यहाँ बार वाला वैल्यू रखते हैं तो ये आंसर बार में आता। तो कोई भी यूनिट में आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। और भी कुछ छोटे छोटे सवाल है। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे NCERT का है ये 40 नंबर। लिखेंगे डिटरमाइन तो ये कह रहा है कि आपका ये जो सॉल्यूट है ये है, या अगर आप डायरेक्ट लीटर में लिखिएगा 2 तो ऊपर में फिर आपको 1000 लिखने का जरूरत नहीं है। फॉर्मूला है मोलारिटी का, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप डायरेक्ट लीटर रख रहे हैं तो ऊपर में 1000 नहीं लिखना है। ये C हो गया। अब है R का बहुत सारा वैल्यू है 0.0821। हम एटमॉस्फेयर वाला वैल्यू रख रहे हैं और टेम्परेचर 298। अब देखिए कि सब कुछ पता है। अब यहां से जो भी वैल्यू आप निकालिएगा इसको गुना भाग करके वो आंसर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। एटमॉस्फेयर में क्यों आया? क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर वाला वैल्यू रखे। अगर आप यहाँ बार वाला वैल्यू रखते हैं तो ये आंसर बार में आता। तो कोई भी यूनिट में आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। और भी कुछ छोटे छोटे सवाल है। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे NCERT का है ये 40 नंबर। लिखेंगे डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। I का वैल्यू दिया हुआ है 2.47। डिसॉल्व्ड इन 2.5 लीटर of solution such that its osmotic pressure is 0.75 atmosphere at 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसमें आपको केवल हम डेटा लिख दे रहे हैं, क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन अगर आप पढ़िएगा अच्छे से तो इतना दिख जाएगा कि सॉल्यूशन है 2.5 लीटर। तो 2.5 लीटर सॉल्यूशन ले लिए। आपसे पूछ रहा है कि कितना CaCl2। CaCl2 कितना, जिसका I का वैल्यू है, इस CaCl2 के I का वैल्यू है 2.47। इसको डिसॉल्व किया गया 2.5 लीटर सॉल्यूशन में ताकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना एटमॉस्फेयर हो। ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 एटमॉस्फेयर होगा।
और किस टेम्परेचर पे काम हो रहा है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पे इसमें 273 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 300 केल्विन। फॉर्मूला आप लगाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। I का वैल्यू दिया हुआ है इसलिए I लगेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 0.75। I का भी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 2.47। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये तो कैलकुलेट करना है बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया 111, क्योंकि 2 क्लोरीन का मास होगा 71, उसमें 40 जोड़ देंगे तो 111। मास ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इसको आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करते तो ऊपर में 1000 रखना पड़ता। आर का वैल्यू ये एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है तो एटमॉस्फेयर वाला रखेंगे, और टेम्परेचर 300 केल्विन। अब देखिए सब कुछ पता है, इसको छोड़िए, जो इसका वैल्यू आएगा उतना ही ग्राम आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बना। तो अभी हम लोग वेन हॉफ फैक्टर से रिलेटेड सवाल देख रहे हैं, और भी हम लोग को कुछ क्वेश्चन अभी सीखना है जो बढ़िया बढ़िया सवाल है। तो एक क्वेश्चन भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन है जो हेनरी लॉ हम लोग पढ़े हैं, हेनरी लॉ से रिलेटेड। हेनरी लॉ का क्वेश्चन और करवाया गया था और ये भी बताया गया था कि भविष्य में और भी क्वेश्चन करवाया जाएगा, तो और भी क्वेश्चन उसका हम दे रहे हैं। NCERT का ये क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नोट करेंगे। द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। The air is a mixture of number of gases. The major components are oxygen and nitrogen. With approx proportion of 20% is to 79% by volume. At 298 Kelvin, the water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atmosphere at 298 Kelvin. If the Henry law constant
for oxygen and nitrogen at 298 Kelvin are (3.30 into 10 to the power 7 mm and 6.51 into 10 to the power 7 mm respectively. Calculate composition of these gases in water. पहले तो इस क्वेश्चन को आपको समझाएं धीरे धीरे, बात सुनिएगा। क्वेश्चन देखने में लंबा है, ऐसे उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में है कि एयर में तो ऐसे बहुत सारा गैस है। पहले तो ये एक ऐसे ही स्टेटमेंट लिखा कि एयर में तो ऐसे बहुत सारा गैस है, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन, सीधे O2 लिख दे रहे हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से एयर बना हुआ है। ऑक्सीजन है 20%, ये है 79%। ये दोनों मेजर कंपोनेंट है एयर का। और भी गैस है, लेकिन इन दोनों का कंपोजिशन इतना इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है कि वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। ये लाइन बहुत खास है, इस लाइन को हम आपको समझाएं। अगर मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है जो कि पूरा भरा हुआ नहीं है, पार्शियली फिल्ड। तो ऊपर में एयर हुआ, नीचे में वाटर हुआ। अब ये कह रहा है कि वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर। इसका मतलब हुआ कि जितना एयर को डिसॉल्व होना है या वाटर को जितना इवेपोरेट होना है, ये इक्विलिब्रियम में आ गया। मतलब यहाँ पे अब वाटर वेपर और नहीं बन रहा है, और ये जो गैस है वाटर में और डिसॉल्व नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब होता है, फिर से सुनिए, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो गए। मतलब गैस को जितना डिसॉल्व होना है पानी में, या पानी को जितना इवेपोरेट होके आना है एयर में, वो दोनों का रेट इक्वल हो गया। दोनों का रेट जब इक्वल हो जाता है, जैसे अगर ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, दोनों अगर इक्वल स्पीड में जाए तो लगेगा कि ये रुका हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो एयर का प्रेशर दिया हुआ है ये कांस्टेंट प्रेशर है, ये प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। एयर का प्रेशर आपको दे दिया 10 एटमॉस्फेयर। आप इस लाइन को फिर से सुनिए। लाइन दिया हुआ है कि वाटर जो है इक्विलिब्रियम में है एयर के साथ। वाटर जो है वो इक्विलिब्रियम में है एयर के साथ 10 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम वर्ड क्वेश्चन में इसलिए यूज किया है। अगर इक्विलिब्रियम वर्ड नहीं यूज करता तो कोई कहता कि सर एयर का प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर है, तो 10 एटमॉस्फेयर से बढ़ेगा नहीं, वाटर भी तो इवेपोरेट हो रहा होगा। तो इसी चीज के कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए क्वेश्चन में यहाँ इक्विलिब्रियम वर्ड यूज कर दिया है कि इसका इसमें जाना और इसका इसमें आना। यहाँ पर इसका दोनों का रेट इक्वल हो गया है, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया है। और जब इक्विलिब्रियम आता है तो जितना भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है वो सब कांस्टेंट हो जाता है। तो मतलब प्रेशर के वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एयर का मेन कंपोनेंट है,
और इन दोनों का प्रेशर का जोड़ आपको 10 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। अब आपको अगर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो तो वो 20% होगा 10 एटमॉस्फेयर, 20% ऑफ 10 एटमॉस्फेयर, तो ये हो गया 2 एटमॉस्फेयर। आप आगे अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो mm में दिया हुआ है, mm में। तो एटमॉस्फेयर को अगर mm में चेंज करना होता है तो 760 से गुना करते हैं, तो ये इतना mm हो गया ऑक्सीजन का प्रेशर। इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन का अगर प्रेशर आप अगर निकालिएगा तो नाइट्रोजन यहाँ पर 79% है, तो 79% ऑफ 10 एटमॉस्फेयर, तो ये हो गया 7.9 एटमॉस्फेयर। अगर इसको आप mm में चेंज करेंगे तो 760 से गुना करना पड़ेगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन में है कि एयर में बहुत सारा गैस है, मेजर कंपोनेंट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन है 20% और नाइट्रोजन है 79%। वाटर के साथ ये जो एयर है वो इक्विलिब्रियम में, इतना प्रेशर, मतलब एयर का प्रेशर आपको दे दिया 10 एटमॉस्फेयर। उसके बाद कर रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। हेनरी लॉ कांस्टेंट KH ऑक्सीजन का, हेनरी लॉ कांस्टेंट नाइट्रोजन का आपको दिया हुआ है 3.30 into 10⁻⁷ mm, और नाइट्रोजन का दिया हुआ है 6.51 into 10⁷ mm। तो आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑक्सीजन का भी दिया हुआ है, हेनरी लॉ कांस्टेंट आपको नाइट्रोजन का भी दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो गैस इसमें अगर घुलेगा, क्योंकि कोई भी गैस है, लिक्विड है, तो गैस लिक्विड में घुल सकता है, तो आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेज इन वाटर, कि ये गैस इस लिक्विड में, पानी में कितना डिसॉल्व हो रहा है। तो कोई भी गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो वहीं पे हम लोग हेनरी लॉ लगाते हैं। हेनरी लॉ का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, P = KH into मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अगर हम लोग को ये जानना है कि ऑक्सीजन कितना घुला है, फॉर ऑक्सीजन, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन = KH into मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमको ये पता करना है कि ऑक्सीजन कितना है वाटर में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन = प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय KH। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर चुके हैं 2 into 760 mm, 2 into 760 mm, और KH है ऑक्सीजन के लिए 3.30 into 10⁷ mm। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब इन दोनों का रेशियो लेंगे, तो जो भी आएगा वो ऑक्सीजन का अमाउंट आ जाएगा कि ऑक्सीजन कितना है वाटर में। इसी सेम पैटर्न पे नाइट्रोजन का भी निकलेगा। अगर हमको नाइट्रोजन का अगर अमाउंट निकालना है वाटर में, तो ये सेम फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, अगर फॉर नाइट्रोजन अगर काम करना हो तो हम लोग जानते हैं प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन = हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालना है तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज डिवाइडेड बाय हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हम लोग कैलकुलेट किए थे 7.9 into 760 mm, और ये जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है नाइट्रोजन का
हेनरी लॉ कांस्टेंट नाइट्रोजन का क्वेश्चन में दिया हुआ है 6.51 into 10 to the power 7 mm। यही जब रेशियो आप सॉल्व कीजिएगा तो जो वैल्यू आ जाएगा वो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। हम लोग अब एनसीईआरटी में अगले क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको मेरा जरूरत पड़ेगा। उसके बाद मोस्टली क्वेश्चन अब सब आपसे बन जाएगा। अगर आपको और किसी क्वेश्चन में अगर लगे कि आपसे नहीं बन रहा है तो आप व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन का नंबर भेज दीजिएगा, तो अगले वीडियो लेक्चर में उसका भी सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चंस है, बोर्ड क्वेश्चंस, उसको भी डिस्कस किया जाएगा और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे, जैसे एक दो बच्चा हमको ये मैसेज किया कि सर सिलेबस सही स्पीड में है ना, कि स्पीड तो सही चल रहा है ना, तो दिमाग में रखिए कि स्पीड एकदम बढ़िया चल रहा है और आप इसके लिए चिंता नहीं करिए, दिसंबर के लास्ट में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगले क्लास के बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन के बाद का चैप्टर। शुरुआत में जो 3 चैप्टर है उसमें थोड़ा समय लगता है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होता है। आज आपको जो लेक्चर दिया गया है, आप क्या करिएगा कि आज असाइनमेंट वाला सेक्शन खोलिएगा ऐप में, और असाइनमेंट वाले सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस डाला हुआ है, उस क्वेश्चंस को बनाइएगा, आंसर भी दिया हुआ है, फिर आंसर को मैच करिएगा। ठीक है, एनफ हो गया।